बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम बयानिया और मैं हूं उसामा तैयब। नाज़रीन, कुछ पेशगोइयाँ सच साबित हुई बयानिया प्रोग्राम की, खासकर आईजी पंजाब के अहवाल के हवाले से। उस पर हम बात करेंगे और साथ ही साथ वफाकी काबीना में जो रद्दोबदल सामने आ रहा है, कौन कौन से लोग गुज़श्ता 8 माह में तब्दीलियाँ हुई, कौन से इस्तीफ़े आए, उस पर हम बात करेंगे और वजूहात क्या हैं इन तमाम इस्तीफ़ों की, उस पर भी बात करेंगे। और जुल्फ़िकार राहत साहब हमें कुछ अंदर की खबरें भी बताएंगे, ये भी बताएंगे कि मज़ीद क्या तब्दीलियाँ आ रही हैं और विफाक के बाद अब पंजाब की बारी तो नहीं है, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे और वो तमाम वजूहात आपके सामने रखेंगे जिसकी वजह से ये तमाम तब्दीलियाँ सामने आई और अपोजिशन इसके ऊपर क्या राय रखती है उसके बारे में भी हम ज़रूर बात करेंगे। और जो हमारी आज टॉप स्टोरी अंदर की खबर होगी वो आपको बताएंगे कि नए मुशीर पेट्रोलियम नदीम बाबर आखिर हैं कौन, इस पर हम बात करेंगे। सीनियर सहाफ़ी जुल्फ़िकार राहत साहब हमारा साथ दे रहे हैं। सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले तो आईजी पंजाब के हवाले से आपने जो खबर दी वो बिल्कुल सच साबित हुई घंटों में, और हमारे प्रोग्राम के फौरन अगले दिन वो खबर सच साबित हुई। इस पर कमेंट और उसके बाद आगे चलते हैं। देखिए, आईजी पंजाब के साथ साथ बहुत से और भी इश्यूज ऐसे हैं जिसकी हमने बात की और वो एग्जैक्ट थोड़ा सा अगर आप मुझे यहाँ पे इजाजत दें तो हम अपने नाजरीन को सुनवा दें कि पिछले प्रोग्राम में बात क्या हुई थी, वो उसमें प्लीज उस्मान साहब अगर आप प्ले कर दें तो। आईजी पंजाब तब्दील हो रहे हैं और आईजी पंजाब के लिए जो फेवरेट नाम है वो आरिफ, कैप्टन रिटायर्ड आरिफ नवाज साहब है, जो नए बतौको आईजी हो सकते हैं। इसी तरह चीफ सेक्रेटरी पंजाब का नाम भी चल रहा है कि वो चेंज हो रहे हैं और उसके लिए अहमद नवाज खेरा जो बड़े एक ज़बरदस्त ब्यूरोक्रेट हैं, और आज़म सुलेमान जो इंटीरियर सेक्रेटरी हैं, ये दो नाम कंसीडर हुए हैं। इनमें दोनों में से कोई भी शख्स चीफ सेक्रेटरी पंजाब। तो सारा मामला आपने सामने रख दिया, अब बताइए। देखिए, आईजी पंजाब की तब्दीली के उसकी कुछ वजूहात भी थी और उसने कहा कि अगर कोई मामला चल रहा है तो उसके पीछे कोई बैकग्राउंड भी होती है। जब हम बात करते हैं कि इमरान खान रोज़ तब्दीली की बात करते हैं और मुल्क के अंदर तब्दीली की बात नहीं, अपनी टीम के अंदर तब्दीली की बात भी अक्सर करते हैं, तो उसके पीछे एक वर्किंग होती है। 7 से 8 ऐसे अदारे हैं जो इस पर वर्किंग कर रहे हैं पूरी तरह से, और वो सारी रिपोर्टिंग होती है और ये कुछ मिनिस्टर्स को समझ आ गई हुई है, कुछ को भी समझ नहीं आई, और कुछ लोग बड़ी जल्दी में पैसा बनाने के चक्कर में वो एक दो उस चक्कर में आ गए हैं, कुछ और भी आ रहे हैं। दूसरा, मीडिया का एक फीडबैक प्रॉपरली ले रहे हैं। तीसरा, उनका अपना भी जाती एक नेटवर्क है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि पैसा बनाने वाली बात को आप एलैबोरेट करेंगे। तो वो आपको पता है कि फेडरल टीम से जो साहब रिमूव हुए हैं, तो आपका क्या ख्याल है कि वो किसी की मोहब्बत में रिमूव हो गए? सेहत ठीक है आपकी? मामला ठीक है आपके? आप वजारत सेहत की बात कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब मेरी सेहत की नहीं, वजारत सेहत की शायद बात कर रहे हैं। तो देखें, फेडरल के अंदर, लेकिन मेरा ख्याल ये सर खुशाइंद है। एक साहब जो रिमूव किए गए, 2 साहबान थे, बल्कि 3 साहबान थे। एक साहब थे जिनके बारे में ये कहा जा रहा था कि उन्होंने सऊदी अरब के अंदर कोई कंपनी फार्म कर ली और वो बच गए। दूसरे साहब ये थे, खैर वो हमारे दोस्त हैं, मैं मजीद तफसील में नहीं जाना चाहता। आप कहेंगे कि आप डंडी मार रहे हैं तो मैं मार रहा हूं, डंडे तो मार रहे हैं, कहेंगे मार रहे हैं तो मैं मार रहा हूं, मैं ऑन कर रहा हूं कि मैं मार। दूसरे साहब ऐसे थे कि जिनको रिमूव किया गया, इनके बारे में कुछ इश्यूज थे, कुछ ड्रैप के इश्यूज थे, बाकी कुछ इश्यूज थे, और वो चीज़ें रिपोर्ट हुई टाइम टू टाइम, तो उसमें तब्दील नहीं हुए, वो उनको रिमूव किया गया। इसी तरह जो पेट्रोलियम के एक्स मिनिस्टर थे, उनके बारे में खासी रिजर्वेशन थी। एक तस्वीर अगर आप चला देते आज पीएम के साथ वो किस पोजीशन में बैठे हुए थे, तो उससे आपको अंदाज़ा हो जाता है कि वो सिचुएशन कितनी नाजुक थी। लेकिन उनको रिप्लेसमेंट के तौर पे एक दूसरी वजारत मिल गई। बाकी जो लोग थे, इनकी परफॉर्मेंस इश्यूज थे, 2-3 लोगों के करप्शन इश्यूज थे, बाकी के परफॉर्मेंस इश्यूज। सबसे जो इम्पॉर्टेंट वजारत थी वो अगर हम इस पे आने से थोड़ा सा पहले एक सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा। इन सबको हम 1 बाय 1 डिस्कस ज़रूर करते हैं ताकि सारी चीज़ें आवाम के सामने आएँ, लेकिन पॉजिटिव लेते हैं आप इस सारी चीज़ को कि 8 माह के अंदर आप वजारतों को उठा के यूँ आपने साइड पे कर दिया, और उसकी वजूहात या तो आप करप्शन आप कह रहे हैं और दूसरा आप कह रहे हैं कि वो परफॉर्मेंस के ऊपर है। माजी में कोई ऐसी मिसाल मिलती है? माजी में ऐसी मिसाल बिल्कुल नहीं मिलती। इसका आप क्रेडिट यकीनन इमरान खान को दे सकते हैं, लेकिन ये दूसरी तरफ से डिसक्रेडिट भी ये बात होती है कि एक कैप्टन जो है
उसको प्रॉपर टाइम लोगों को देना चाहिए। क्या सिचुएशन इस नहज के ऊपर चली गई थी कि आगे 2-3 महीने और इंतज़ार नहीं किया जा सकता था? मिसाल के तौर पे आपके फाइनेंस मिनिस्टर हैं और अभी बजट तैयार हो रहा है, 1 महीने जंग के अंदर जर्नल्स को और कमांडर्स को तब्दील नहीं किया जाता, तो ये भी बेसिकली फाइनेंस के जर्नल थे। लेकिन सर मैं थोड़ा सा अदब के साथ आपसे इख्तलाफ ये रखूंगा कि क्या हम मुतहम्मिल हो सकते हैं इस मौके पे जिस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, इस पे तो हम बात करेंगे, करेंगे कि असद उमर का जुर्म क्या था और जो साहब आए हैं इनकी खूबी क्या है, वो भी आपने इस पे यकीनन हम बात करेंगे, बचा के करेंगे। दूसरा ये है कि ये देखें, इस पे 8 माह के अंदर अगर कोई कैप्टन अपनी टीम के अंदर इस कदर तब्दीलियां कर देता है और बार बार करता है, तो उस पे फिर कैप्टन की अहलियत के ऊपर भी सवाल उठता है। सवाल इसलिए उठता है, एक लंबी फहरिस्त है ना, देखिए फयाजुल हसन चौहान से शुरू हो जाए, आतिफ मियाँ तक चले जाए, गो के आतिफ मियाँ सब खुद चले गए, फिर आईजी 3 आईजी आप चेंज कर चुके हैं, फिर लंबी एक लिस्ट है। एमडीपीटी भी बेचारे पता नहीं किस मामले की नजर हो गए। इसी तरह उमर सैफ है, ये लंबी एक फहरिस्त है। सवाल ये है कि 8 महीने के अंदर अगर आप इन सारे लोगों को पहले आपने लिया, इसमें कुछ लोग हैं जो नून लीग के लोग थे, पुराने सेटअप के लगे हुए लोग, कुछ वो थे जो आप लेके आए, और आप दावा क्या कर रहे थे कि हम पिछले 4 साल से 5 साल से फाइनेंस की एक टीम रखते हैं, माहिर मईशत की एक टीम हमारे पास मौजूद है, एक्सपर्ट्स हमारे पास मौजूद हैं, टेक्नोक्रेट्स हमारे पास मौजूद हैं। तो वो सारी चीज़ें जब आपको इक़्तिदार मिला तो आपने फिर उनमें से जो बेस्ट लोग थे वो आपने प्लेस किए, उसकी एक टीम बनाई। तो कैप्टन का सियासत के अंदर जो कैप्टन है, जो प्राइम मिनिस्टर होता है, लीडर ऑफ द हाउस होता है, उसके लिए 2 चैलेंज होते हैं कि एक तो वो बेस्ट टीम ब्यूरोक्रेसी की बनाए, दूसरी बेस्ट टीम वो पॉलिटिकल लोगों की बनाए। तो अब देखना ये था कि ब्यूरोक्रेसी की कितनी बेस्ट टीम बनी और पॉलिटिकल टीम कितनी बेस्ट बनी। ये दोनों चीज़ों का अगर क्रिटिकली जायजा लें तो वहाँ पे आप नाकाम नजर आते हैं। पूरी दुनिया के अंदर वो अमेरिका का प्रेसिडेंट हो, पूरी दुनिया में वो बरतानवी प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर हो, वो सबसे ज़्यादा जो वक्त लेते हैं सिलेक्शन ऑफ पीपल्स में लेते हैं, और सिलेक्शन ऑफ पीपल एक साइंस है। ये पूरी एक गोरख धंधा है कि आपने किस शख्स को कहाँ पे प्लेस करना है, ये आपकी अहलियत और काबिलियत का इम्तिहान होता है। पर्सन, राइट टाइम और राइट प्लेस। उसके लिए प्रॉपर आप एक टाइम लेते हैं, फिर आप उन लोगों को प्लेस करते हैं, फिर उनको एम्पावर करते हैं, पूरा इख्तियार देते हैं कि भाई आपको लगा दिया, अब आपने इसका जवाब देना है। तो आपने उन सारे लोगों को लगाया, फिर आपने चैलेंज लिया, फिर पहले 100 डेज का चैलेंज लिया, फिर आपने कहा कि जी मेरा जो बंदा काम नहीं करेगा उसको निकाल दिया जाएगा, ये एक चैलेंज था। फिर आपने फाइनेंस का एक चैलेंज लिया, फिर आपने पूरी दुनिया के हवाले से एक ऐसी बातें कर दी जिसको मैं हमेशा कहता हूँ कि ये हवाई फायरिंग जो ज़रूरत से ज़्यादा की 4-5-6 लोगों ने, वो लोगों की तवक्कुआत इस कदर बढ़ गई कि एक घंटा और एक दिन लोग गिनने लगे। आपने बातें ऐसी कर दी, कुछ इतनी होप्स थी लोगों की, स्टैंडर्ड सेट कर दिया, फिर उसके मुताबिक उसी स्पीड से आपने चलना था। देखिए तब्दीली एक बड़ी आसान बात है। एक मिनिस्टर को आप तब्दील करते हैं तो आपका क्या ख्याल है कि मिनिस्टर तब्दील होता है? नहीं, ओ भाई जो नया मिनिस्टर आता है वो नई टीम बनाता है, वो अपना सेक्रेटरी तब्दील करता है, वो नीचे डायरेक्टर्स चेंज करता है, वो नीचे वाले सारे लोग चेंज करते हैं, वो अपनी टीम लेके आता है। तो इसका मतलब है कि ये जो 8 महीने में जो मिनिस्टर्स थे उन्होंने अपनी अपनी टीम सेट की थी, अब जो आपने चेंज किया है वो नए सिरे से 8 महीने और लेंगे, सारी टीमें चेंज होंगी। असद उमर साहब क्या आप गलती के बारे में बता रहे हैं, उनके कसूर के बारे में बता रहे हैं, क्या वजह बनी बुनियादी तौर पे? असद उमर बेचारे चले गए और मैं समझता हूँ कि ऑनर और रिस्पेक्ट के साथ गए। असद उमर का कसूर ये था कि वो मेडन पाकिस्तानी फाइनेंस मिनिस्टर था, और ये पाकिस्तान के अंदर कभी कभार ऐसा मौका है कि कोई मेड इन पाकिस्तानी फाइनेंस मिनिस्टर बना है। फाइनेंस आपका बाहर से कंट्रोल होता है हमेशा। आप मुझे बताएं कि क्या आखिर वजह थी कि असद उमर साहब जब तक फाइनेंस मिनिस्टर रहे आपकी स्टॉक एक्सचेंज नीचे से नीचे चलती गई, आपके बिजनेस कम्युनिटी उससे नाराज है, मीडिया के अंदर बैठे हुए चंद लोग जो रोजाना की बुनियाद पे उसका कोर्ट मार्शल करते थे, चंद लोगों की मैं बात कर रहा हूँ जो कहीं और कनेक्टेड है, रोजाना उनकी मीडिया ट्रायल हो रहा है, चित्रौल होती थी, रोजाना ऐसे फिक्रे कसे जाते थे। जो ही असद उमर साहब मंजर से हटते हैं तो स्टॉक एक्सचेंज ऊपर चली जाती है।
क्या स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो नए साहब आए हैं कोई ये $35 बिलियन बाहर से लेके आए हैं, इन्होंने डाल दिए हैं उसमें, बिजनेस कम्युनिटी पर सुकून हो गई है। स्टॉक आज आपकी ऊपर चढ़ गई है। ओ भाई ये क्या है, इसको समझें, ये बड़ी बड़ी सिंपल और सीधी सी बात है। असद उमर साहब पिछले दिनों गए दुबई में, आपको पता है कि डर लग रहा है आपके इनके आपको पता है कि आप IMF किस तरफ जा रहे हैं? आपको पता है IMF की टीम ने उनसे मुलाकात भी नहीं की, प्रॉपर तरीके से इनकार किया, सिर्फ इस वजह से कि वो मेड इन पाकिस्तानी था। उन्होंने कॉपरेशन नहीं किया, कॉपरेट नहीं किया IMF ने। सेक्रेटरी खजाना भी नहीं मिला उनको, इसहाक ये डार भी साहब इत्तलात हैं। जो इसहाक डार साहब है ना, जो बड़ी बगले बजाते हैं, इसहाक डार साहब ने प्रैक्टिकली इस पाकिस्तान को और पाकिस्तान के फाइनेंस को, खजाने को भाई वो गिरवी रख दिया हुआ है। और उसके ऊपर IMF खुश थी इसलिए कि मौसूफ उनके साथ बिल्कुल ऐसे थे। असद उमर ने वहां पे पाकिस्तान का लुच तल दिया कि हमारा मुल्क और हमारा पाकिस्तान और हमारे अवाम। मुझे आप और खतरनाक बातें बता सर रहे हैं मैं नेक्स्ट क्या होने जा रहा है, मैं तो ईमानदारी वो के सोच रहा साथ हूं। बात कर रहा हूँ। असद उमर साहब ने ये सारी जब बातें की और इसीलिए तो चीख रहे थे बाहर से सागदार बैठे हुए, तो असद उमर साहब बुरे लगने लगे। और फिर आपको दो नाम आए। आप इसमें इंटरनेशनल लॉबिंग के सर आप अंदाजा होने- करें, होने मैं की तो बात कर रहे हैं आप। मैं तो एक बहुत इंडिकेट बड़ी कर रहा हूं, statement मैं है। एक इंडिकेट कर रहा हूं कि आपके एक साहब होते हैं फाइनेंस मिनिस्टर, तो आपके कुछ बिजनेस में जो टॉप लेवल के हैं, जिनके बारे में मैं कहता हूं जो अपने आप को मुल्क से बड़ा समझने लग गए हैं, वो कहते हैं हमारा साइज भी शायद इस मुल्क से बड़ा हो गया। वो जो सरहदें जिनके नज़दीक को मतलब नहीं रखती, वो प्रॉब्लम में होते हैं। कुछ एंकर्स प्रॉब्लम में होते हैं, IMF कॉपरेट नहीं करती। इसका मतलब है कि आपके मुल्क को फाइनेंस के जरिए कंट्रोल किया जा रहा है। कहां से कंट्रोल किया जा रहा है ये आपको समझ आना चाहिए, आवाम को समझ आना चाहिए। आप मजीद मायूसी की बात कर रहे हैं। अच्छा, ये अगर दूसरे साहब के बारे में आप कह असद रहे उमर हैं। साहब जाते जाते एक बात कह गए, वो कह गए कि अगला बजट IMF का होगा। ये सुन लिया आपने? ये देखें, एक जुम्मेदार आदमी है, वो अगर ये बात कह के गया है तो उसका कोई मतलब है। और मेरी इतला ये है कि दो नाम वहाँ से आए थे। असद उमर साहब पे तो मैंने बहुत बोल दिया ना कि असद उमर साहब बहुत बुरे थे, उनकी शक्ल भी ठीक नहीं थी, उनकी क्वालिफिकेशन भी ठीक नहीं थी, वो पाकिस्तान की बात भी करते थे। और बाय द वे ये इमरान खान का भी ये जुर्म है कि इमरान खान एक ऐसा लीडर बन के आया जो मेडन पाकिस्तानी है, जो पाकिस्तान की बात करता है, और वो भी बहुत सारे लोगों को, बहुत सारी लॉबीज को अच्छा नहीं लगता। आप बहुत ओपनली ये बात कहना चाह रहे हैं मैं कि बड़ी ईमानदारी से कह रहा हूं। चेंज करवाया गया है इमरान खान साहब से। इमरान खान साहब खुद जाती तौर पे भी इंटरनेशनल लॉबीज को अच्छे नहीं लगते, क्योंकि ही इज द मेडन पाकिस्तान। मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि वो मेडन पाकिस्तानी है, और मेडन पाकिस्तानी होने की वजह से उनके रास्ते में ये हर्डल्स आ रही हैं। वो असद उमर का इशू हो, वो फाइनेंस का इशू हो, वो स्टॉक एक्सचेंज का इशू हो, ये माफिया काम कर रहा है, लॉबी काम कर रही है, पूरी लॉबी काम कर रही है। और ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं कि ये उनको घेरा जा रहा है एक तरह से। और पाकिस्तान जी, हमारे जैसे जो कंट्रीज़ होते हैं, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़, इसमें इस तरह की लॉबीज़ काम करती है। और इंटरनेशनल जो माफियाज होते हैं वो इसी तरह ऑपरेट करते हैं। वो पाकिस्तान को किस तरह कंट्रोल करना चाह रहे हैं, उसमें फाइनेंशियल माफिया, उसमें सागदार, उसमें एक लॉबी, उसमें IMF, ये सारे लोगों का एक रोल है। ठीक है, ब्रेक पे जाना है मुझे, वापस आएंगे तो एक तो आपसे मैं ये पूछूंगा कि जो आप घेरे की बात कर रहे हैं इसमें से निकला कैसे जाएगा, और दूसरा एक वीडियो हमारे पास है इमरान खान साहब की क्रिकेट के जमाने की। लेकिन ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपसे शेयर वापस आएंगे और ये वीडियो भी वापस आके देखेंगे, अपने नाज़रीन को दिखाएंगे कि कैसे अपनी टीम को तब्दील करते थे इमरान खान साहब उसमें। बल्कि उस्मान साहब, अगर आप अभी वो वीडियो दिखा दें, वो वीडियो देख के हम ब्रेक पे जाते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। जुल्फ़िकार राज साहब, ब्रेक पे जाने से पहले हम एक बात कर रहे थे, आप बल्कि करते कि घेरा जा रहा है पूरी तरह से, इस पे हम बात करेंगे। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले हमने एक वीडियो दिखाई थी और वो बड़ी अहम वीडियो है इस मौके के ऊपर। उससे बहुत कुछ समझने का हमें मौका मिलेगा, ये जानने का मौका मिलेगा कि इमरान खान साहब का स्टाइल क्या है और कैसे उनकी टीम उनको सपोर्ट करती है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा उस्मान साहब से दोबारा कि एक दफ़ा फिर से हमारे नाज़रीन को वो वीडियो दिखाई जाए। जब वो क्रिकेट में जाने से पहले इस पे बात ना कर ले, पहले देख लें, चले ऐसे कर लेते हैं। लेकिन मैं करते हैं हम ब्रेक पे जाने से पहले बिल्कुल चले आप इसे कंप्लीट कर लें, फिर उस पर
आप चाह रहे हैं कि उनके स्टाइल स्टाइल पहले समझ लें ताकि हम इसको तो तब्दीलियों पे फिर जाएं। तब्दीलियों पे फिर जाएं कि उनका स्टाइल क्या था, बॉडी लैंग्वेज से बड़ा कुछ सीखने का मौका मिला। उस्मान साहब प्लीज प्ले कीजिएगा। स्टाइल देखा आपने, बॉडी लैंग्वेज देखी आपने ये तो इस एतमाद के साथ और वीडियो तो किसी चला भी दी है। मौके के ऊपर एकदम से उन्होंने कैसे चेंज किया और खिलाड़ियों की तरफ से कोई इसके ऊपर ये वीडियो तो आपने चला दी है। एतराज नहीं आया और आज की टीम के खिलाड़ियों ने भी कोई एतराज नहीं किया। एक वीडियो और भी है जी, वो जो श्रीकांत वाली, जिसमें देखें एक इनका मिजाज वो भी है, इमरान खान के मिजाज को, शख्सियत को, स्टाइल को, ज़िंदगी को, तरीक़ाकार को समझने की ज़रूरत है। और जो लोग नहीं समझ रहे वो डिसअपॉइंटमेंट में चले जाते हैं, इनके वर्कर्स भी, इनके लीडर्स भी। जो कैप्टन होता है, जो हीरो होता है बेसिकली, उसका एक अपना स्टाइल होता है। एक वीडियो आपने दिखाई, एक वीडियो मैं और जिक्र कर रहा हूँ, जिसमें जब इन्होंने उनको आउट किया तो उन्होंने कहा कि नहीं, अंपायर ने आउट किया और वो अंपायर के साथ एहतजाज कर रहा था। इन्होंने कहा नो प्रॉब्लम, वापस आ जाओ, अंपायर साहब रुके। रुके, इन्होंने कहा वापस आए। वो वापस आए, इन्होंने अगली उसी गेंद पे पे उनको उड़ा दोबारा कर। आउट कर दिया। तो ये बेसिकली इनके मिजाज के अंदर, इनकी शख्सियत के अंदर चैलेंज कबूल करना और उस चैलेंज के खिलाफ लड़ना और रिस्क टेकिंग वो बिहेवियर शामिल है है उनका। और ये जो कुछ लोग समझते हैं ना गिरने गुरने की जो आप बातें कर रहे हैं, उनको इनकी शख्सियत का पूरा अंदाजा नहीं है कि इसके अंदर स्पिरिट कितनी है, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट कितनी है। जो 22 साल शख्स स्ट्रगल करता है, लड़ता है, और आज भी जिसको पता है कि उसकी गवर्नमेंट खराब हो सकती है, उसकी गवर्नमेंट जा सकती है, इस नरेटिव के अंदर जाए तो उसके खिलाफ एहतजाज हो सकता है, मुल्क की लेजिस्लेशन डिस्टर्ब हो सकती है, अपोजिशन हंगामा बर्पा कर सकती है, तमाम चोर चक्के इकट्ठे हो सकते। इसके बावजूद वो खड़ा है, वो अपनी बात से हट ही नहीं रहा। वो कहता है नहीं, मैं खड़ा हूं, मैं तो इसी बेस पे मैंने वोट लिया है, मैं तो इसको आगे एंड तक पहुंचाऊंगा। जो बात आप घेरने की कर रहे थे ना, वो घेरा टूट चुका है। आप बात कर रहे थे फिर पहले तब्दीली क्यों? घेरा टूटा ना, घेरा तोड़ा गया। पहले ये था कि शख्स का कसूर यह है कि ही इज मेड इन पाकिस्तानी, ये प्राइम मिनिस्टर जो है, अगर ये पहले ही इंटरनेशनल फोर्सेस के हाथ में खेल रहा हो, उनका ब्लू आइड हो, तो ये आपके छोटे छोटे प्रॉब्लम्स और फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, दूसरे तीसरे प्रॉब्लम्स होते ही ऊपर ना जाते, ना होते, ये खत्म हो चुके होते बहुत पहले के। और उसके बाद असद उमर की बात कर रहे हैं, आर्टिफिशियल फाइनेंस मिनिस्टर हमने देखे और एक आर्टिफिशियल हमने सर, ये आपका एक हाइप क्रिएट की गई है, पाकिस्तान का फाइनेंस बैठ गया, पाकिस्तान की मैशत तबाह बर्बाद हो गई। IMF स्टेटमेंट दे रही है कि जी इस रीजन के, पूरी रीजन के लिए पाकिस्तान का जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो थ्रेट है। IMF की स्टेटमेंट, 5 अमेरिकन सीनेटर्स लिख रहे हैं कि IMF पाकिस्तान को फंड्स न दे। खुल के इस तरह कभी अमेरिकन ने खुल के मुखालफत नहीं की। आखिर क्यों? मरोड़ कहाँ उठ रहे हैं? प्रॉब्लम क्या थी कि पाकिस्तान को एक ऐसी लीडरशिप मिल गई है, पाकिस्तान के इदारों की अलाइनमेंट ठीक हो गई है, पाकिस्तान के सिविल और अस्करी लीडरशिप एक पेज के ऊपर आ गए हैं और पाकिस्तान को टेक ऑफ करने से कोई नहीं रोक सकता। ये प्रॉब्लम था। CPEC आ गया, पाकिस्तान खुशहाली की तरफ जा रहा है, तो पाकिस्तान को वो मेरी आपको जो ब्रेक लगाने की मामला था, वो असद उमर साहब बेचारे फाइनेंस के जो सबसे अहम पोर्टफोलियो था। अब मुझे मेरी कंफ्यूजन दूर करें कि जो नए साहब हैं वो मैं उसके ऊपर आने लगा, तब्दील होगी, टीम तब्दील होगी, अब वो कैसे परफॉर्म करेंगे और इमरान खान साहब उनसे कैसे असद उमर जिनको मैं कह रहा हूं, तौर पे काम लेंगे, जिनको मैं कह रहा हूं कि वो मेडन पाकिस्तानी है और मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, उसको IMF की टीम नहीं मिली, कॉपरेशन से इनकार किया। उसके बाद 2 नाम आए, उमर अयूब साहब और हफीज़ शेख साहब। कहा गया जी इनमें से कोई सिलेक्ट कर लें, वो जो जिनको मरोड़ उठ रहे हैं 2-4 एंकर्स को, वो भी ठीक हो जाएंगे। जो बड़े बिजनेसमैन कहते हैं सर हम तो सुमाया बाहर ले जा रहे हैं, वो भी सुकून में आ जाएंगे, स्टॉक एक्सचेंज भी ठीक हो जाएगी। भाई बड़े बड़े माफियाज काम कर रहे हैं। और अभी साहब नए फाइनेंस मिनिस्टर पाकिस्तान नहीं पहुंचे, मेरी इतला के मुताबिक पहुंचेंगे कल, जो अपॉइंट हुए हैं, तो आपकी स्टॉक ऊपर चली गई है और वो आएंगे तो मजीद ऊपर चली जाएगी, मजीद ऊपर चली जाएगी। इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। कारोबारी तबका भी बिल्कुल उसको भी इत्मीनान हो गया। नहीं, इज इट अ विन-विन कंडीशन? बस इसमें देखें, इमरान खान की मौजूदगी में IMF हो या कोई भी हो, वो अपनी कंडीशंस तो एक हद से ज़्यादा आगे नहीं जा सकते, ये ज़हन में रखें। ये जो तब्दीली हुई है, इसमें पहले फाइनल ये हुआ, खान साहब ने ये कहा कि उमर अयूब साहब को प्लेस कर देते हैं। उस पर असद उमर साहब को कहा गया कि आप एनर्जी में चले जाएं असद उमर साहब की जगह पे। असद उमर साहब ने जब इनकार किया
कि वो कैबिनेट का हिस्सा नहीं बनना चाहते। फिर उमर अयूब को डिस्टर्ब नहीं किया गया। फिर दूसरी ऑप्शन ले ली गई हफीज़ शेख साहब वाली। हफीज़ शेख साहब का सारी दुनिया को पता है कि वो बाहर रहते हैं या जो भी है, पीयूषवाड़ी के दौर में वो रहे हैं, किसकी टीम का हिस्सा रहे हैं, किसकी टीम का हिस्सा रहे। लेकिन अब मेरा ख्याल है कि जिन लोगों को प्रॉब्लम था, आज मूडी की रेटिंग जो है पाकिस्तान के बारे में जो बड़ी बुरी आ रही थी वो भी ठीक हो जाएगी। ठीक है, ब्रेक पे जाना वो भी ठीक हो जाएगी, बिल्कुल ठीक है, और भी रेटिंग्स ठीक हो जाएंगी और पाकिस्तान के लिए बेहतर हो जाएगा। ठीक है, मुझे ब्रेक आना। जब हम बात करेंगे पंजाब में, आपने बात की थी तब्दीली के बारे में और वो खबरें भी मजीद जोर पकड़ रही हैं। ब्रेक से वापस आएंगे तो उस पर बात करेंगे। शॉर्ट ब्रेक, नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जुल्फ़िकार राज साहब, जैसे हमने प्रोग्राम का आगाज़ किया और हमने आईजी पंजाब की तब्दीली की खबर 24 घंटे पहले दी थी और वो सच साबित हुई, सामने आया। इसी तरह से पंजाब के अंदर जो तब्दीलियाँ आ रही हैं वो भी हमने पिछले हफ्ते बात की थी। उस्मान साहब, आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो क्लिप अगर आप हमारे नाज़रीन को दिखाएं ताकि हम उस पर भी बात करें और मज़ीद क्या तब्दीलियाँ आ रही हैं, क्या बात की जा रही है, वो हकीकत भी अपने नाज़रीन के सामने रखेंगे। को ये रियलाइजेशन तो हो गई है कि इसको तब्दील होना है। रियलाइजेशन हुई है और उनको तब्दील करने का असूली फैसला कर लिया गया। इन दो बातों में फर्क है खान साहब की तरफ से। मैं दावे से कहता हूं कि असूली फैसला कर लिया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की जानिब से, खान साहब की तरफ से असूली फैसला कर लिया गया है। इसकी रियलाइजेशन हो गई है और रियलाइजेशन करवा दी गई है। 2 दफा मैंने एक सवाल किया आपसे और मैं तीसरी दफा और मैंने 2 दफा जवाब दिया और मैं तीसरी दफा फिर ये सवाल कर रहा हूं कि ये रियलाइजेशन हुई है बुज़दार साहब को तब्दील करने की या असूली तौर पर यह फैसला कर लिया गया है। देखिए सर, आज नेक्स्ट टाइम मैं ये दोनों क्लिप चलवाऊंगा, आज का भी और 14 तारीख का। आज पूरी दुनिया और पूरे पाकिस्तानी 22 के 22 करोड़ ये सवाल कर रहे हैं कि अगर ये सारी तब्दीलियां अहलियत की बुनियाद पे, कारकर्दगी की बुनियाद पे हो रही हैं तो वह सीएम पंजाब, ठीक है, सही है। अगर कारकर्दगी के ऊपर ही आपने फवाद चौधरी को हटा दिया है, असद उमर को हटा दिया या फलां को, तो फिर पंजाब के बारे में क्या ख्याल है? कारकर्दगी के यहाँ तो ढेर लगे हुए हैं। तो पंजाब की जो 8 महीने से हालत है वो काबिल रहम है। इसलिए पूरा पाकिस्तान ये बात कर रहा है और इमरान खान साहब को ये फीडबैक है और उनको रियलाइजेशन हो गई है। और ना सिर्फ सीएम के लेवल पे, लेकिन सीएम को पंजाब इस तरह नहीं किया जा सकता जैसे आप एक मिनिस्टर को तब्दील कर देते हैं, ऐसे चीफ मिनिस्टर को नहीं किया जा सकता। उसके एक तरीकाकार है, वो तरीकाकार फॉलो किया जा, प्रोसीजर्स चल रहे हैं, वो प्रोसीजर्स चल रहे हैं, उसकी तैयारी हो रही है। देखिए उसके लिए क्या चाहिए आपको। पंजाब के अंदर जब चीफ मिनिस्टर आपने चेंज करना है तो आपकी बड़ी थिन मेजॉरिटी है, बहुत थोड़ी सी मेजॉरिटी के ऊपर आप खड़े हैं, उस पर काफली के सहारे के ऊपर आप खड़े हैं। आप इस तरह नहीं कर सकते कि सुबह आप रियलाइजेशन जितनी मर्जी हो जाए, सुबह जी बुज़दार साहब की जगह हटा के आपको लगा दें, फलां साहब को लगा दें, ये हो नहीं सकता। उसकी एक लंबी एक्सरसाइज है सीएम के नए इलेक्शन की, नए जो भी साहब आएंगे उसका एक प्रोसीजर है पूरा, उसको अडॉप्ट करना है आपने। मिनिस्टर्स के लिए ऐसा नहीं है, आप मिनिस्टर को सुबह कहें जी इसको हटा दें, इसकी रिपोर्टें ठीक नहीं आई, उसको हट जाएगा। तो सीएम के लिए वो प्रोसेस शुरू हो गया, ठीक है। अब उसके लिए प्रोसेस का एक जो मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ वो ये है कि उसके लिए कोशिश ये की जा रही है, इसको कंसीडर किया गया है कि उसके लिए नून लीग के अंदर अभी तक जो डेंट नहीं डला, और नून लीग ने काफ लीग के अंदर आपको याद है कि फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया था और उसके बाद शहबाज शरीफ साहब एक अरसा तक उस फॉरवर्ड ब्लॉक के ज़रिए हुक्मरान रहे। तो उसी तरह का एक फॉरवर्ड ब्लॉक जो है वो ज़ेर गौर है, जिसमें बावलपुर के कुछ साहबान हैं, कुछ और लोग हैं, ये 20 से 25 लोग हैं जो नून लीग का फॉरवर्ड ब्लॉक बनने जा रहा है। ये मैं ये नहीं कह रहा कि कल बनने जा रहा है या घंटे तक बनने जा रहा है, ये इतने लोग हैं जो राब्ते के अंदर हैं। जब वो होगा तो पंजाब के अंदर पीटीआई कंफर्टेबल हो जाएगी, कम से कम किसी तरह की ब्लैकमेलिंग का शिकार नहीं होगी। तो उसके बाद अगले सीएम के लिए वो एक बेहतर फैसला कर सकेंगे, वरना आप इतनी मेजॉरिटी के ऊपर ये रिस्क लेंगे तो हो सकता है पंजाब के अंदर क्या तब्दीलियां हैं पंजाब में, हो सकता है पंजाब के अंदर आप अपनी मेजॉरिटी लूज कर जाए। तो उसके लिए एक उसके लिए एक बड़ा इंटरेस्टिंग एंट्री डली है। नसार चौधरी साहब को नए सिरे से एक ऑफर दी गई है, नसार अली खान को, कि आप नून लीग के इतने को लोग ले आए, अच्छा, तो बिस्मिल्लाह आप भी आ जाएं।
लेकिन ये मैं आप भी आ जाएं किस नहीं, आप आ जाए सीएम के लिए अच्छा, हम आपको कंसिडर तो कर ये तो सकते बड़ी हैं। ये दरीना, नूनी के अगर मैं 20-25 गलत नहीं हो तो ये तो बड़ी दरीना ख्वाहिश है ख्वाहिश मौजूद है, और इसी के लेकिन ऊपर मामलात बड़े खराब आपको होते पता है ना, रहे। वो हमारी तरह के ज़रा सुस्त आदमी है, वो बहुत ज्यादा मार दाड़ के कायल नहीं है, वो चुप पर- रिलैक्स चुप लाइफ करके साइड भी हो जाते हैं। रिलैक्स लाइफ के कायल है। अगर वो मेहनत थोड़ी सी कर ले, ऑफर उनके पास मौजूद है, उसकी टेबल पे फेंक दी गई। मेरा ख्याल है वो जो राजो न्याज थोड़ी की सी- बातें करते हैं ना अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जिसमें वो कहते हैं 3 बातें हैं, एक आज नहीं बता सकता, एक कल बताऊंगा, वो बातें बता दे तो काफी मामला हल थोड़ी हो सी जाएंगे। अगर वो कोशिश कर लें, थोड़ी सी कोशिश, सिर्फ थोड़ी सी कहा गया है, ज्यादा वो आपके दोस्तों ने कहा हम कर लेंगे, लेकिन आप थोड़ी सी कर लें मेरे में डाली जाए, सब कुछ डाली तो जाए। वो अगर अपने हुजरे से निकल आए तो ये उनके लिए गोल्डन चांस है, एक चीज। दूसरा, पंजाब के अंदर जो सिचुएशन है उसमें फयाजुल हसन चौहान साहब को तो पहले भी हम बता चुके हैं कि कंसिडर किया गया है दोबारा, और उनकी जो वजारत तब्दील की गई थी उस पर अफसोस का इजहार किया जा रहा है टॉप लेवल पे, कि यार एक शख्स था जो बोलता था, जो नून लीग के नैरेटिव को काउंटर करता था। वैसे तो फवाद चौधरी भी ठीक करता था, नहीं, लेकिन आप मुझे एक बात बताएं, उसको आज आपने आप साइड क्या- पे कर दिया। एक मिनट प्लीज, आप ये बताएं आज क्या तय करके आए हैं? 2 डंडियां पहले मार चुके हैं, तीसरी डंडी अपने आप सुने। तीसरे दोस्त फवाद चौधरी सबके बारे में मार रहे हैं, जो वो भी बताएं। मौजूदा वो भी मुझे बताना है मौजूदा आपने। इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है पंजाब के, कहाँ होते हैं, कहाँ पे कभी कोई बयान शियान देखा है, सुना है? शमशाम साहब बड़े शरीफ आदमी है, बड़े बाइज्जत फैमिली से ताल्लुक है, लेकिन सवाल यह है कि यहाँ पे ये चूरन नहीं बिकता भाई। इंफॉर्मेशन मिनिस्टर की कुछ रिक्वायरमेंट होती है, आपने रोजाना की बुनियाद पे स्क्रीन के ऊपर आना है, बात करनी है, पार्टी नैरेटिव को डेवलप करना है और आगे लेके चलना है। वो फयाज चौहान साहब कर रहे थे, अभी उसके ऊपर पछतावा है कि ये क्या हुआ, लेकिन फयाज चौहान साहब बन रहे हैं वजीर बल्दियात। नहीं, लेकिन फयाज चौहान साहब कंट्रोल भी तो नहीं हो रहे थे ना। अच्छा, राहत जुल्फिकार साहब, आपको उनकी पहली कॉन्फ्रेंस से लेके आखिरी कॉन्फ्रेंस याद है? आपने कंट्रोल क्या मतलब? आप कंट्रोल से मुराद है वही कि वो जो statements बोलते थे ऐसी- वही तो उनका मेरिट था, वही उनका मेरिट था। ऐसी स्टेटमेंट्स दे देना जो आखिरी स्टेटमेंट देखें, थी, उससे पहले जो उन्होंने पहली आप पता क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है कि फयाज चौहान साहब को शमशाम बुखारी साहब ये कह रहे हैं, कुछ और लोगों को कह रहे हैं कि उनको वापस इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ले आए, मुझे बल्दियात में दे दें। चौहान साहब ने कहा नहीं सर सॉरी, मैं ठीक हूँ, जितने तुसी उत्थे ही थे ठीक जितने है, मैं। ब्रेक पे जाना है, वापस कुछ मजीद बात करेंगे और फवाद चौधरी साहब के बारे में मैं ब्रेक में थोड़ा सा कायल करता हूँ कि उस पर भी बात करें। एक शॉर्ट ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जुल्फिकार राज साहब को मैं ब्रेक में कन्विंस कर चुका हूँ। फवाद चौधरी साहब, वज़ीर इत्तला से वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी। मेरा ख्याल है कि नई जो वजारत है उन्होंने बगैर कोई इतराज़ किए वो ले ली है, अब उस पर वो बेहतर तरीके से काम करेंगे। बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब उनकी थोड़ा- याद सताती रहेगी, याद आती रहेगी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं, पंजाब की हमने बात की थोड़ा थी, सा तेज अब हम पंजाब में इसको अजमल चलेंगे। चीमा साहब हॉट वाटर में है, मुराद राज साहब को वार्निंग मिल चुकी है, दूसरी वार्निंग का इंतजार करें। यास्मीन राशिद साहबा को वार्निंग मिल रही है। जवार वड़ैक साहब हैं एक जेलों के वजीर, उनके बारे में खतरनाक फैसला हो सकता है। एक हाफिज साहब हैं, वो एक्साइज के मिनिस्टर हैं, सप्तान, हाफिज सप्तान साहब? नहीं हाफिज समथिंग, ठीक है, ठीक तो है। उनके बारे में भी रिपोर्टें कोई इतनी अच्छी नहीं है। 2-3-4 वजीर तो ऐसे हैं जो प्रेजेंटेशन भी प्रॉपर तरीके से नहीं दे सके, लिहाजा ये तो पंजाब के हवाले से है। लेकिन इसके साथ साथ जो आज का टॉप ट्रेंड है वो यही भी है कि 47 की कैबिनेट के अंदर 17 लोग नॉन इलेक्टेड हो गए, यानी जो सदारती सिस्टम की आप बार बार बात करते हैं ना, वो इसी तरह का होता है कि जिसको मर्जी कर दो, नॉन इलेक्टेड बंदे ला के रख लो। 150 अरकान असम्बली, कौमी असम्बली, 14 सीनेटर और एक 100 से ज्यादा आपके टिकट होल्डर थे कौमी असम्बली में, उनमें से एक भी फाइनेंस मिनिस्टर नहीं मिला आपको। खैर 17 लोग नॉन इलेक्टेड हो गए। ठीक है। नदीम बाबर साहब इतने चहेते हैं कि वो बार बार पोजीशंस पे आ रहे हैं, हल्का सा सिर्फ उनका जिक्र जरूरी है। जी प्लीज। शहबाज शरीफ साहब के एडवाइजर थे, बड़े चहेते थे। शहबाज शरीफ साहब को पता चल गया कि अजीम आदमी है बहुत ज़्यादा, वहाँ से वो नवाज शरीफ साहब के पास चले गए, उनको भी पता चल गया। इससे पहले भी ये पीटीआई के 2011-2007 के लगभग आए, फिर चले गए। अभी जंगी तरीन साहब के ये बड़े ज़ाती दोस्तों में शामिल हैं, ये एनर्जी के बन गए। एनर्जी की टास्क फोर्स के जब चेयरमैन बने तो उस वक्त भी बड़ी बातें हुई कि एनर्जी के मिनिस्टर का एक दिन का वो लेट कर दिया गया हलफ इसकी वजह से। खैर अभी 80 करोड़ रुपए की नामदहिंदगी की बात चल रही है एक कंपनी में जहां पे मसूद 26% के शेयर होल्डर है।
और ये टॉप ट्रेंड चल रहा है सोशल मीडिया के ऊपर। इसका जवाब प्राइम मिनिस्टर को यकीनन देना पड़ेगा। एक खबर और बड़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मुझे आखिरी सेगमेंट तो खबरों से भरपूर है, नहीं, मुझे जरा ऑपोजिशन पे आए ना, मुझे उस पे मैं आ रहा हूँ। उसके बारे में एक बताएं। खबर है डिप्टी चेयरमैन नैब नए लग रहे हैं, और डिप्टी चेयरमैन नैब जो लग रहे हैं वो एक अपराइट और सख्त तरीन अफसर हैं, और उसके बाद एहतसाब का अमल खासा तेज होगा, खासा। ठीक है। एक अच्छा, एक और खबर हाँ, ये जरा इमाम काबा को बड़ा कन्विंस किया गया कि मियां साहब से मिल लें, तो इतला ये है कि उन्होंने कहा कि अच्छा, सॉरी खबर थोड़ी झटके वाली है, आप तो झटके वाली है। मेरे अच्छा, सवालों से भी स्पीड आपने तेज कर दी है। जो बुनियादी बात अपोजिशन की आप कर रहे हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, अपोजिशन के मरियम औरंगजेब साहबा, इवन मरियम नवाज शरीफ साहबा ट्वीट कर रही हैं, बार बार ट्वीट्स आ रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि नए पाकिस्तान और पुराने पाकिस्तान में फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि नया पाकिस्तान रियलाइज़ कर रहा है, अपनी गलतियों को तस्लीम कर रहा है और उसकी रोशनी में नए फैसले कर रहा है। तो उसका क्रेडिट मरियम औरंगजेब साहिबा ले रही हैं। वो कह रही हैं अभी तो हमने बॉलिंग नहीं करवाई और आपकी टीम जो है वो आउट हो गई है। इमरान खान की या उसकी टीम की कोई गलती इनकी खूबी कैसे बन सकती है? इमरान खान तो जीरो टॉलरेंस पे चल रहा है। वो कहता है 1% भी मैं करप्शन बर्दाश्त नहीं करूंगा। यहाँ पे पता ही क्या सूरत हाल थी? राना सनाउल्लाह साहब हो जाए, एक साहब थे, उन्होंने किसी खातून को रेप कर दिया, वो मेंबर थे, उसको नहीं तब्दील किया, नहीं इस्तीफा लिया, अल्लाह के फजल से चीखता रहा पूरा मीडिया। 20 मिसालें ऐसी हैं। डार साहब के खिलाफ क्या कुछ नहीं हुआ, समझी थे, इस्तीफा नहीं लिया। तो वहां पे तो इस्तीफों का रिवाज ही नहीं था, गलती को तस्लीम करने का रिवाज नहीं था। ले तो फिर वापस वो साहबों में नजर यहाँ पे ये बहुत अच्छी बात है कि रियलाइजेशन हो रही है और ये इस्तीफे ले रहे हैं, और उसका मतलब हरगज ये नहीं कि वो कोई ब्लंडर मार रहे हैं, कोई गलती कर रहे हैं। वो समझ रहे हैं कि एक बंदा कौमी खजाने के ऊपर बैठा हुआ है, वो ठीक नहीं है, फिट नहीं है, उससे कोई बेहतर 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 फिर बेहतर और बेहतर। तो उस पर मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब का ये इस पे उसकी परफॉर्मेंस के खिलाफ बात करने की बजाय या उसको उसकी नाकामी से तबीर करने की बजाय ये उसकी बहुत बड़ी खूबी है। कोई भी कैप्टन नालायक एक खिलाड़ी को खिलाने की बजाय और उस पर बज़िद रहने की बजाय उस पर चेंज होना चाहिए। हम तो कहते हैं पंजाब का भी सोचा जाए। वो तो आपने बताया कि तैयारी मुकम्मल हो चुकी है। जिन हालात में हम रोना धोना कर रहे हैं हुकूमत का, एक अच्छी खबर भी है मेरे एक बहुत इंपॉर्टेंट और बड़ी अच्छी खबर। क्लोज कर दिया मरियम औरंगजेब वाले किस्से को सारे, वो उन्होंने तो बहुत कुछ लिखा हुआ है। बुज़दार साहब, शाह फरमान साहब, महमूद खान साहब का घबराने का वक्त हुआ चाहता है। बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव जवाब दे दिया कि आम में और नए पाकिस्तान में फर्क क्या है, और नए टीम काम नहीं कर रही तो आप जहां पे हमने बहुत क्रिटिसाइज किया है नए पाकिस्तान में ये तब्दीली ये तब्दीली ये तब्दीली सारा कुछ हमने किया है। एक अच्छी खबर ये है कि पंजाब बैंक में नून लीग का माफिया एक अरसे से बैठा हुआ था, और पंजाब बैंक के जरिए नून लीग ने बड़ा कुछ किया। अलग कहानी है वो, फिर से किसी वक्त। अभी उस पर एक तब्दीली ये आई है जी कि तालब रिजवी नाम के एक बड़े प्रोफेशनल और सीनियर बैंकर हैं, उनकी अप्रूवल हुई है और पंजाब कैबिनेट ने अप्रूवल किया प्रेसिडेंट पंजाब बैंक के लिए। ही इज़ थॉरोली प्रोफेशनल। उनके वालिद साहब MD PTV थे, और मोहम्मद रिजवी साहब जिनको तमगा इम्तियाज़ भी मिला। ये इमरान खान साहब ने पूरे मेरिट के ऊपर पूरा एक प्रोसीजर अडॉप्ट करने के बाद मसूफ को सिलेक्ट किया है, जिनका एक प्रोफेशनल कैरियर है, और ये पंजाब बैंक का आज सोशल मीडिया के ऊपर भी और टॉप लेवल पे भी PTI इसका क्रेडिट ले सकती है कि ये खालिस्तान एक मेरिट के ऊपर एक ऐसा फैसला हुआ है कि एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए जिस पे पंजाब का सूबा बेस कर रहा है, जो 63% है। राइट सर। और ये पंजाब बैंक आपका, ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि इतना शानदार और इतना अच्छा पंजाब गवर्नमेंट का फैसला है कि आपका पंजाब बैंक उठ जाएगा। ठीक है, चलते चलते मुझे सिर्फ ये बता दें कि ये जितनी तब्दीलियां हुई हैं इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट देख रहे हैं, बस बहुत शॉर्ट सा मुझे मेरा ख्याल है इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट इसलिए होगा कि इमरान खान जिस शख्स का नाम है उसके नज़दीक करप्शन का कोई मतलब नहीं है। वो जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी के ऊपर खड़ा है, और जिन लोगों को गलत फहमी है कि वो प्रेशर के अंदर आके एहतसाब के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ कर जाएगा, वो भूल जाए। वो चलता रहेगा और उसके लिए जो कारकर्दगी दिखाएगा, जो अच्छा खेलेगा वो चलेगा, जो नहीं खेलेगा वो घर चला जाएगा। वो उसका जितना भी करीबी दोस्त हो। और अभी कैबिनेट के अंदर जो रिमूव एक दो लोग हुए हैं या एक साहब हुए हैं, वो भी बड़े उनके बाय द वे करीबी दोस्त। ठीक है सर, क्लोजिंग पे जाना है। जुल्फ़िकार साहब आपका बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।